आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, इस वीकेंड चर्चा में हम किसी ज्वलंत मुद्दे पर एक शानदार पैनल के साथ चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं के लगातार लीक होने पर लगाम लगाने की कोशिशों की। दोस्तों, पूरे देश में एनटीए की कारस्तानी को लेकर चर्चा और आक्रोश अपने चरम पर है। नीट परीक्षा में धांधली, यूजीसी नेट परीक्षा निरस्त किया जाना और 24 घंटे के ही भीतर 25 और 26 जुलाई को होने वाले CSIR यूजीसी नेट को रद्द करने का मामला एनटीए पर लग रहे सवालों को और गहरा कर रहा है। दोस्तों, अब देखिए, एक अधिसूचना शुचिता के साथ परीक्षा संपादित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस अधिनियम को नाम दिया गया है लोक परीक्षा कानून अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024। इस नए कानून में सजा का प्रावधान 2 स्तरों पर किया गया है। पहला तो ये कि अगर परीक्षा के दौरान चीटिंग या सामूहिक नकल कराने का मामला, जिसे अनुचित साधन के इस्तेमाल के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऐसे मामलों में दोषी को 3 से 5 साल तक कैद और अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दूसरा ये कि अगर पेपर लीक जैसे संगठित अपराध का मामला लिया जाए तो इसमें दोषियों को 10 साल की कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का सख्त प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस कानून को संसद में इसी साल फरवरी में पारित किया गया था, जो आज से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा एक और शासनादेश अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किया है। जीरो एरर परीक्षा के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती परीक्षा की जिम्मेवारी पेपर तैयार करने से लेकर पेपर को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में अलग अलग 4 एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। कई सेट पेपर तैयार किए जाएंगे और किस पेपर सेट से परीक्षा होगी, इसका चयन परीक्षा वाले दिन 5 घंटे पहले किया जाएगा। परीक्षा केंद्र ट्रेजरी, जहां पेपर हाई सिक्योरिटी में रखी जाती है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में रखी जाएगी। दोस्तों, ये मैं आपको मुख्य बातें बता रहा हूं जो योगी सरकार के शासनादेश में देखी जा सकती है। पेपर छापने वाले प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक रिजर्व रखी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा जो परीक्षा के पेपर चयन करेंगे या जिनके ऊपर जिम्मेवारी होगी, शासन के आला अधिकारी और STF के संपर्क में लगातार रखे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर एक खाका तैयार किया गया है जीरो एरर परीक्षा प्रणाली का। हमारे साथ इस चर्चा में एक बेहतरीन पैनल मौजूद रहेगा। इस पर हम गंभीरता के साथ 1 घंटे तक चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है। यह कानून फरवरी 2024 में संसद में पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी हैं। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। एंटी पेपर लीक लागू, कानून का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई, 10 साल तक की सजा, 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। वरिष्ठ अधिकारी दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा, साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेट और नीट की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में एनटीए ने CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। एनटीए का कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते ऐसा किया गया है। वहीं कुछ दिन पहले भी यूजीसी नेट की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट हजारीबाग सेंटर से लीक होने की आशंका जताई जा रही है। ईओयू ने जले हुए बुकलेट का मिलान करने के लिए एनटीए से असली प्रश्न पत्र की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अब पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने जा रही है।
इस नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माना से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहां तक कि जेल का भी प्रावधान होगा। सरकार ने पेपर काउंटिंग रोकने के लिए नई नीति की भी घोषणा की है। योगी सरकार का एक्शन प्लान, हर शिफ्ट में 2 या उससे अधिक पेपर सेट। प्रश्न पत्रों की छपाई की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों को मिलेगी। प्रश्न पत्र में होंगे गोपनीय कोड, ओएमआर शीट की स्कैनिंग की भी व्यवस्था। फिलहाल देखना यह होगा सरकार की इस पहल के बाद क्या देश में पेपर में होने वाली धांधली रुक पाएंगी या फिर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। निश्चित तौर पर एक बेहतर पहल की जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं कि क्या इस तरह के कानून के आने के बाद देश में शुचिता के साथ परीक्षाएं संपादित हो पाएंगी। असमंजस के हालात हैं। करीब 1,05,000 पदों का हमने आंकड़ा दिया था आपको। 15 राज्यों में 41 भर्ती परीक्षा लीक होने की वजह से स्थगित कर दी गई। आज अगर जो नेक्सस चल रहा है परीक्षा लीक कराने का, उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन नीट मामले में अभी कोई सॉल्यूशन होता दिख नहीं रहा है। हालांकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है केंद्र सरकार के स्तर पर और योगी सरकार के स्तर पर कि 0 एरर परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अधर में न हो। हमारे साथ हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे उनका, धर्मेंद्र सिंह जी का, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी का, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अमित तिवारी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। और प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सम्राट चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत राजेश जी से ही करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे चर्चा का ये नियम होता है। राजेश जी, भाई एक कोशिश तो की गई है केंद्र और प्रदेश स्तर पर, लेकिन कहीं ये केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए है या वाकई इसमें नीयत साफ होने वाली है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सरकार जगी है, पर दुरुस्त जगी है। नए कानून आए हैं और ये निसंदेह डैमेज कंट्रोल तो है ही है। सरकार पिछले बजट सत्र में 31 जनवरी को जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक थी, उसमें राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की थी कि नकल कानून पर नकेल लगाने के लिए एक नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। फरवरी में ये पास हो गया। सरकार को ये मालूम था कि मार्च से लेकर जुलाई तक देश में परीक्षाओं का मौसम रहता है। मौसम कहना मतलब उचित नहीं होगा, पर परीक्षाओं का दौर चलता है, एग्जामिनेशन सीजन चलता है। तो वैसे में फरवरी में जब ये सारी तैयारियां हो गई थी, तो एक सवाल ये जरूर उठता है कि परीक्षा के पहले ये कानून लागू क्यों नहीं किया गया। तो निसंदेह उसका इशारा जाता है कि इसका शायद असर चुनाव पे पड़ सकता था, इसलिए इसको चुनाव के बाद घोषित करने की मंशा रही होगी सरकार की। सरकार की नियति साफ दिखती है। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि पेपर लीक मामले में को उसने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसके लिए उसने सख्त कानून भी बनाए हैं। तो एक तरफ सरकार की नीयत तो साफ दिखाई दे रही है कि वो इस पेपर लीक मामले को गंभीरता से ले रही है, और जिस तरीके से सड़कों पे आंदोलन चल रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तार जुड़ते चले जा रहे हैं। पहले गुजरात, फिर बिहार, फिर झारखंड। अभी रिसेंटली खबर ब्रेकिंग चल रही है कि कुशीनगर में भी एक निखिल नाम का लड़का पकड़ा गया है, जिसने टेलीग्राम पे पेपर आंसर सेट वगैरह पोस्ट डाला था।
हालांकि सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। अब आगे मतलब उत्तर प्रदेश का भी नाम उसमें जुड़ गया है जी। तो ये एक बड़े पैमाने पे देश में जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पे नकेल लगाना जरूरी था जी। कुल मिलाकर एक इसे ये कहा जा सकता है कि मुन्ना भाई पे नकेल लग गया है। एक डर, एक दहशत, ये जो पेपर लीक में संलिप्त होते हैं उन पे शामिल होगा, उसमें वो नकेल लगेगा। ठीक है। ऐसा ही एक कानून, मैं आपको इस पे थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाऊं तो जब उत्तर प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो नकल अध्यादेश लागू हुआ था जी, जिसमें भी सजा का प्रावधान था, पर सरकार बदलते ही उस प्रावधान को, कानून को बदल दिया गया। उसके बाद वो सारी चीजें परिवर्तित होंगी। हालांकि इस कानून का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होना तय है। इसमें भविष्य के गर्त में ये छिपा है कि इसमें निर्दोष भी फंस सकते हैं और दोषी तो फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए, ये तो अमूमन हमें लगता है कि जितनी धाराएं हैं सजा की, बिल्कुल 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 उसमें दोनों पक्ष देखने को मिलता ही है। धर्मेंद्र जी, जी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 2017 से लेकर अब तक 70 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई क्योंकि उसमें धांधली पाई गई। 2000 अगर पिछले 5 साल की बात कर ली जाए तो 1,04,000 नियुक्तियां निकली थी, लेकिन इसमें से 41 भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, झारखंड, असम, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, तमाम जगहों पर परीक्षाएं निरस्त करना पड़ा। तो हमें लगता है, आपको क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि सरकार, जिस तरह से राजेश जी बोल रहे हैं कि नीयत तो साफ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये अभी प्रश्न के घेरे में है, सवाल के घेरे में है। संजय जी, आपने राजेश आनंद जी अभी बता रहे थे कि इसका ये जो कानून लेकर के आए हैं ये चुनाव के पहले ही पास हो गया था, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार को अपने लोगों को ओबलाइज करना रहा होगा, या इस तरह से लीकेज में हमको जो लगता है सरकार की मंशा रही होगी, उसमें इन्वॉल्व रही होगी, तभी इस कानून को चुनाव बाद पारित करने का या लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का सोचा होगा। नहीं तो अगर कानून पास कर दिया था, 10 साल से इनकी सरकार थी, अगर इनके मन में शुचिता और पारदर्शिता होती परीक्षाओं के प्रति तो इसको लागू कर दिए होते। दूसरी बात, जैसे अभी उत्तर प्रदेश पर देखिए तो आपने कहा करीब 41 परीक्षाएं 2017 जुलाई से, मैं आपको बताऊं जो मेजर परीक्षाएं लीक हुई, चाहे दरोगा भर्ती परीक्षा हो 17 में, 18 में यूपीपीसीएल पेपर लीक हो, 18 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा लीक हो, 18 में 2000 नलकूप चालक परीक्षा लीक हो, 2021 में पीईटी की परीक्षा लीक हो, 2021 में नीट की परीक्षा लीक हुई थी। इसके अतिरिक्त अगस्त में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत परीक्षा लीक हुई। सिपाही भर्ती पेपर का आप देख ही रहे हैं जो 41,000 का चल रहा है प्रकरण। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती लीक हुआ। अक्टूबर में सहायता प्राप्त शिक्षकों का पेपर लीक हुआ। एनडीए के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, जिन पर कभी कोई उंगली ही नहीं उठती थी। तभी इसी पुराने कानूनों को रहते, जैसे एनडीए जैसी तमाम संस्थाएं थी जिन पर बहुत शुचिता के साथ सबको मतलब एक तरह से आंख मूंद करके विश्वास इंसान करता था, और विशेष रूप से छात्र और उसके गार्जियन करते थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश के भविष्य हैं डॉक्टर्स की नीट परीक्षा में इतना बड़ा घपला हुआ। मैं घपले में अगर मुझे संक्षिप्त में हमें समय दें, जी जी जी, देखिए किस तरह से आप पूछिएगा, नीट की जो परीक्षा में केवल ये जो लीक हुए सेंटर्स तक, यहाँ तक मामला नहीं है, ऊपर तक इन्वॉल्वमेंट है। एक तो स्पेशल विंडो खोल करके किस नीयत से तमाम लोगों के सेंटर चेंज किए गए, उन्हीं सेंटरों से जा करके पेपर लीक हुए। दूसरी बात देखिए, पहली बार इतिहास में हुआ कि 63 बच्चे फुल अंक पा जाते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात बताऊं मैं, जैसे 720 टोटल पूर्णांक है, 200 का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 180 करने रहते हैं। अब उस 180 में से मान लीजिए किसी लड़के ने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया और पूरा सही है, चलो 720 हो गया, और किसी ने पूरा अटेम्प्ट किया और उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो एक क्वेश्चन गलत होने का -4 और प्लस एक जो माइनस मार्किंग, कुल 5 अंक घट करके उसका जो है 715 हो जाना चाहिए। और किसी ने मान लीजिए एक अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो केवल 179 अटेम्प्ट किया, तो उसका जो है 716 हो जाना चाहिए। लेकिन 718, 719, 717 किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। मतलब ये इसी तरह 2, 4, 5, 6 सारे प्रश्नों में लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब जो मूल्यांकन प्रक्रिया या जो ऊपर एनटीए के जो एजेंसी, जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अगर इस तरह के नंबर दिए गए। दूसरे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने बताया कि 1563 लोगों को हमने ग्रेस दिया। भाई ग्रेस की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता से पहले से घोषित होना चाहिए कि
कि अगर किसी से पहले तो एनटीए आप है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तोप, और आपके बता रहे हैं कि सेंटरों पे पेपर लेट हो गया, समय नहीं मिला बच्चों को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, क्यों नहीं मिला, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर ये लेट हुआ तो ये फिक्स होना चाहिए किन किन बच्चों को किन कारणों से कितना दिया गया। इसको आप छुपा क्यों रहे हैं, इस डाटा को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? क्या वो 63 बच्चे जो पूरा अंक पाए हैं आप द्वारा प्रायोजित जो ग्रेस मार्क है उससे तो नहीं वो टॉप कर लिए हैं? दूसरी बात आएगी, फ्यूचर में आप किस आधार पर निर्धारित करेंगे कि जो हमको एमबीबीएस की एम्स में दिया जाता है उनमें उन बच्चों में से कैसे आप आधे को बाहर करेंगे, आधे को देंगे सीट? जी, बड़े गंभीर सवाल हैं। दूसरे, आप 10 साल बाद चलिए जगह अगर आपको लगता है कानून बना देना ही विकल्प है, देखिए विकल्प तो कानून बनाना कतई नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद बहुत अमूल चूक परिवर्तन आईपीसी में हुआ, पास्को एक्ट आया, तमाम धाराओं को चेंज किया गया, कुछ नई धाराएं जोड़ी गई, क्या उसके बाद महिला अपराध थम गए? भाई आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपको सोसाइटी में जो काम करना है वो ठीक करना चाहिए, आपको पारदर्शिता और शुचिता के साथ परीक्षा कराने का संकल्प सरकार में दिखना चाहिए, वो नहीं है। सिर्फ कानून बदल देने से कहीं परीक्षा प्रणाली ठीक हो जाएगी, संभव नहीं है। और दूसरी बात, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप नौजवानों के भविष्य साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत ठीक होती, एक दिन के अंदर आप 19 तारीख को यूजीसी की परीक्षा रद्द कर देते हैं, अभी 26 को परीक्षा, 27 को होने वाली सीएसआई और नीट की परीक्षा, नेट की परीक्षा रद्द कर देते हैं। तो अगर आपका मन साफ होता, आप इतना बच्चों के साथ जो तब मैं बता रहा हूं तथ्यात्मक रूप से पकड़ में आई आपकी एरर, तो एरर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अगर नौजवानों के प्रति जरा भी संवेदना होती, भारत के भविष्य के प्रति जरा भी चिंता होती, आप उन 24 लाख परिवारों के प्रति चिंता होती, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते कि साहब हमारी गलती हो गई, मैं मान रहा हूं, दोबारा परीक्षा कराने को तैयार हूं, किसी भी बच्चे को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, कोई रेलवे का भाड़ा नहीं लगेगा, कोई बस का भाड़ा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे पर उन बच्चों को दोबारा परीक्षा कराएगी, और जो आपने काउंसलिंग करा दी है उसको तत्काल रद्द कर देते। तो आपको लगता कि आपकी मन कुछ साफ है, आप उसमें लोगों को अनुचित लाभ नहीं देना चाहते। अमित को जोड़ लेते हैं। अमित भाई, कांग्रेस ने कल पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन भी किया, उन छात्रों के साथ आप खड़े हो गए हैं। ये जो 2 कानून आए हैं इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शासनादेश और दूसरा केंद्र सरकार का लोक परीक्षा कानून अधिनियम 2024। बहुत हताश हो चुका है। आज 10 वर्ष से ज्यादा इस केंद्र की सरकार को हो गए हैं और 7 वर्ष से ज्यादा इस राज्य सरकार को हो गए। अगर संजय जी हम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकरण को शुरू करें तो जब ये 2018-17 में सरकार आई तो इन्होंने पहली भर्ती जो कराई थी वो 68,500 शिक्षक भर्ती कराई थी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहाँ जो पीएमपी है उसमें पूरे पेपर कॉपियां अलग से लिखी गई डिस्कट से। और फिर जब सीबीआई की जांच को लेकर के प्रकरण उठा तो सोचो पीएनपी के ऑफिस में कॉपियों को जला दिया गया। उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी थे उन्होंने सुक्ता सिंह को हटाया। और फिर बताइए, उनकी सदैव नियम और कानूनों का हवाला हम सभी जानते हैं कि अगर देश में नियम अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर चीजें अच्छी होने की उम्मीदें होती है, लेकिन जब नियम को एग्जीक्यूट करने वाले, लागू करने वाले लोगों की मनसाएं सही नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर यकीनन इस बात पर सवाल खड़ा हो जाता है कि जिनके मन और मंसूबे नहीं सही हैं वो कभी भी इन नैनिहालों को, इन युवाओं को, इन परिश्रम और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले जो बहुत ही मेहनत के दम पर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं 10 बाई 10 के कमरे में रह करके, इनकी उम्मीदों पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें नहीं पता कि 10 बाई 10 के कमरों में जीना कितना मुश्किल है। उसके बाद जब 69,000 शिक्षक भर्ती आती है उसमें भी आप संजीव जी देखिए कितने प्रकरण रहे। उसमें तो प्रयागराज के एक सेंटर का नाम आया, मैं बोलना चाहूंगा, उसमें तत्कालीन मंत्री जी थे उनके कॉलेज का नाम आया, उस जांच को भी मुख्यमंत्री जी ने दबा दिया। फिर पुलिस सिपाही भर्ती से शुरू हुआ, अभी ये तो 17-18 वाली दरोगा भर्ती की तो थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रकरण, उत्तर प्रदेश में नकल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अधिकारियों की सुनते हैं और मुझे तो लगता है कि वो संलिप्त है उन सब चीजों में और वो पता नहीं क्यों इसलिए सुन पा रहे युवाओं की। उनको अगर कोई भी युवा कोई भी आंदोलन करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो वो अराजकता से उसे पेश करना चाहते हैं। 2018 का प्रकरण मुझे बहुत बखूबी याद है और प्रदेश के सारे युवाओं को भी याद है कि बच्चे 68,500 की भर्ती को लेकर के प्ले कार्ड दिखा रहे थे।
तो उन्होंने कहा ये प्ले कार्ड नीचे कर लो, नहीं तो तुम जीवन भर बेरोजगार रह जाओगे, और यही उन्होंने किया। 2022 में अभी यूपीएसआई की भर्ती हुई, सर बहुत हास्यास्पद प्रकरण लगता है, लेकिन युवाओं के लिए बहुत ही दर्दनीय विषय है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला और उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का मुख्यालय जो हजरतगंज में है, उसकी 2nd फ्लोर पर यूपी पुलिस का मुख्यालय है और 3rd फ्लोर पर भर्ती बोर्ड का सेंटर है। जिस कंपनी ने कराया एग्जाम वो 5 स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। आप समझिए नॉर्मलाइजेशन के नाम पर इतना उस कंपनी ने ठगी की है युवाओं के साथ कि नॉर्मलाइजेशन में 29 नंबर कम कर दिए गए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सर कि जब टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम निकाला गया ऑनलाइन एग्जाम का, तो 2 मिनट में 149 सवाल हल किए गए, और जो पुलिस के द्वारा जांच में जो चार्जशीट दायर की गई उसमें 2 मिनट में 149 सवाल हल किए गए। जो अभ्यर्थी जेल में है उसका फाइनल लिस्ट में नाम आया है। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। बिल्कुल इस सरकार की मंशा एकदम नहीं सही है। युवा बहुत प्रताड़ित है। हम कांग्रेस के साथी सड़क से लेकर सदन तक युवाओं के हर मुद्दे पर अपनी बात को बखूबी रखेंगे। आप हमें क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं, हमारी बातों को सुन नहीं सकते हैं। आप हमें गिरफ्तार करवा सकते हैं, डिटेन करेंगे, चाहे जो कुछ करना है सत्ता को कर लो, क्योंकि आप दमन कर सकते हैं और हम उस दमन को सहने के लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए सम्राट जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, सम्राट के पास चलेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है संभवतः नीट परीक्षा धांधली से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हम चर्चा कर रहे हैं उस पर। देवघर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, यानी झारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी 6 आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार आरोपियों में फरार चिंटू भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। निश्चित तौर पर नीट परीक्षा धांधली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देश भर में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और देवघर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवघर झारखंड राज्य में है और ये 6 आरोपी जो हैं ये बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जिनके गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में फरार चिंटू भी गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी खबर थी, निश्चित तौर पर ये आपको जानकारी देना आवश्यक था। चलिए अब फिर चर्चा पर हम लौटते हैं। जी सम्राट, अब बारी आपकी है। आपने सुना सबको, आरएलडी का क्या पक्ष है? ये जो 2 कानून आए हैं, चाहे वो योगी सरकार का शासनादेश हो या केंद्र सरकार का कानून हो, क्या वाकई इससे रोक लग पाएगी उन माफियाओं पर जो आए दिन पेपर लीक करते हैं या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? संजय जी, आरएलडी हमेशा से किसानों और युवाओं का नेतृत्व करती आ रही है, उनके संघर्षों को लड़ते आ रही है। और आज की डेट में जो भी युवा 25 से 30 लाख लगभग लड़कों का भविष्य जो आज अधर में लटका हुआ है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और फरवरी में से जो कानून आया है आज, ये फरवरी में ही आ गया था, आज से लागू हो गया है, जिसमें 10 साल तक की लगभग सज़ा है और 1 करोड़ तक का जो है इसमें जुर्माना दिया गया है। और इससे सरकार की मंशा साफ होती है कि पहले से सरकार तैयार थी इस पर रोक लगाने के लिए। और आरएलडी हमेशा से इन युवाओं के पक्ष में बात करते हुए आ रही है। हम चाहते हैं कि युवाओं के साथ जो है अच्छा काम हो और उनके साथ आगे बढ़ा जाए। और जैसे ही युवा इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, उस विरोध में वो कहीं से भी गलत नहीं है। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से खड़ा है और हमारी सरकार से भी हम उनके साथ खड़े हैं। उसके साथ भी हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उनके साथ जो है जजों और जिस तरीके से लगातार एक से एक के बाद एक जो है मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, इससे सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके और नीट की परीक्षा जो एनटीए करा रही है उस पर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर कार्रवाई होगी। जो भी उसमें
विलुप्त होंगे या नहीं होंगे, अपने कानून के हिसाब से उस प्रक्रिया में जो भी आएंगे उनको सज़ा मिलेगी। हम जितने भी युवा हैं उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। हम सभी छात्रों के साथ खड़े हैं और उनके ही आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रमोहन चौबे जी। हमने सोचा कि सबसे पहले आप सारे विपक्षी दलों की बातें सुन लें, फिर उसका इकट्ठे जवाब दे दें। भाई ये कानून तो आप लोग लाए हैं, निश्चित तौर पर इस कानून को लेकर के चर्चाएं भी हैं, सख्त कानून है। अगर इसको कायदे से लागू कर दिया जाए तो संभवतः हमें लगता है कि नकल माफियाओं पर नकेल कसने में काफ़ी कामयाबी मिलेगी, काफ़ी हद तक। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी ने एक नज़ीर दी थी कि निर्भया के बाद जो कानून बना पास्को एक्ट, उसका कोई असर नहीं दिखा, बल्कि ये कहा जाता है कि रेप के बाद महिलाओं की हत्या का मामला लगातार बढ़ता चला गया है। तो अब क्या लगता है, ये जो विपक्षी दलों का आरोप है इस अधिनियम, इस शासनादेश को लेकर के, या आपकी नीयत साफ है, नीट को लेकर के क्या कुछ होने वाला है? ये जी, जहां तक नियत की बात है तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीयत बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो भी हमारे विद्यार्थी है, जो ही हमारे परीक्षार्थी हैं, उनके साथ और उनके परिवार के साथ पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके साथ कुछ भी गलत होगा, कुछ भी उनके साथ अन्याय होगा, उनको सही करने का और उनको न्याय दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जरूर करेंगे। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और देखिए, नियत की बात है तो नियत आप ट्रैक रिकॉर्ड पर देखिए, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। एक वो समय याद करिए जब उत्तर प्रदेश नकल माफियाओं के लिए जाना जाता था, नकल के अड्डे के लिए जाना जाता था, नकल की मंडी के लिए जाना जाता था। लेकिन नियत हमारी साफ थी, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ राजनाथ जी रहे हो माननीय, अथवा 2017 के बाद हमारी जो यहाँ सरकार आई है, अब आप नकल का नाम भी नहीं सुनते होंगे। वरना यही हाई स्कूल इंटर में ये दशा थी संजय जी कि लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोगों को भी अगर पास होना होता था तो वो इस उत्तर प्रदेश में चले आते थे और नकल पूरी तरह से नकल का व्यवसाय था। लेकिन अगर हमारी नियत सही थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की, तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में नकल का व्यवसाय खत्म है, नकल के माफिया खत्म है, नकल से जुड़े अपराधी लोगों का व्यवसाय खत्म है। तो आप निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, देश की जनता के साथ, परीक्षार्थियों के साथ या उनके अभिभावकों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और ऐसा नहीं कि ये होने के बाद, नियत से आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि ये फरवरी में ही इस कानून को केंद्र की सरकार ने बनाया था, इसको पारित कराया था। वो अल्लाह, अब इसको जो है ये सब घटनाएं जो भी हुई, दुखद घटनाएं हुई। चंद्रमोहन जी, यही तो सवाल वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी कर रहे थे कि वक्त को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सीजन के पहले, अगर चुनाव के पहले संभवतः ये कानून आ गया होता, हालांकि मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि तब तक तो मामला सेटिंग गेटिंग का हो चुका होगा। जी संजय जी आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आप कम से कम जो है आप ये शब्द सेटिंग गेटिंग शब्द का प्रयोग मत करिए। नहीं, नकल माफिया तो यही करते हैं सर। नहीं, वो करते होंगे। तो आपसे कहा मैं सरकार को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ। नहीं संजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सेटिंग गेटिंग चलती थी, उत्तर प्रदेश में चलती थी, तभी तो नकल का अड्डा बन गया था, नकल की मंडी बन गई थी उत्तर प्रदेश। लेकिन 2017 के बाद ये जितने सेटिंग गेटिंग करने वाले थे
लगभग लोग जेल में चले गए, या तो उनके स्कूलों में ताले बंद हो गए। आपको पता होगा कि कम से कम हजारों में ऐसे स्कूल हैं जो कि अब बंद हो गए, उनकी मान्यता भी खत्म हो गई, या स्वयं बंद करा दिए क्या ताला? धर्मेंद्र जी अभी ले लेते हैं आप सवाल। देखिए बीच में नहीं, बीच में नहीं, देखिए नहीं, ठीक है, बोलिए, हाँ ठीक है, बोलिए भाई, आप लोगों का सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा। चंद्रमोहन जी बोलिए, फिर आ जाएंगे अभी धर्मेंद्र जी के पास। जी जी, नहीं तो वही 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश जो विश्व का सबसे बड़ा माध्यमिक बोर्ड हुआ करता है, शिक्षा बोर्ड है, आज वहां पर सही हो गया ना। तो आप विश्वास करिए, नियत की बात है यहाँ। डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम ले लेते थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, जैसे राजेश जी ने ले लिया राजनाथ सिंह का, क्योंकि शिक्षा में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लाने में वो कामयाब हुए बहुत हद तक। संजय जी, नहीं संजय जी, बिल्कुल, हमने अभी आपसे क्या कहा, अभी नियत पे ही बात हो रही थी, तो एकदम स्पष्ट नियत है कि बिल्कुल भी जो परीक्षार्थी हो, चाहे हमारे अभ्यर्थी, चाहे जो भी हो, सबके साथ न्याय हो, सब योग्य लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, ये बिल्कुल सरकार की स्पष्ट नियत है। इसमें कहीं कोई फटाफट आप लोग एक फैसला लीजिए ना भाई, नीट की परीक्षा रद्द करके जितने रजिस्टर्ड छात्र हैं जो सड़कों पर हैं, कलम किताब छोड़ करके वो नारेबाजी कर रहे हैं तख्ती लेकर के कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, उनको न्याय दे दीजिए ना फटाफट। नहीं नहीं संजय जी, बिल्कुल इस पे जो है देखिए बातचीत भी चल रही है, वार्ता भी चल रही है, और आप देखिए कौन कौन इसमें दोषी है, कौन कौन इसमें लोग संलिप्त वो है, कार्रवाई करते रहिए। चंद्रमोहन जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी दोषी बचे, बल्कि मैं तो यहां तक आगे बढ़ करके कहता हूं कि सरकार को उन अभिभावकों को भी जेल में डालना चाहिए जो 30 लाख रुपए दे करके परीक्षा का पेपर खरीदे। उनसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं हो सकता है। नहीं नहीं संजय जी, बिल्कुल। और आपने अगर देखा होगा तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, देखिए कितना उन्होंने स्पष्टता के साथ स्वीकार किया कि ये जिम्मेदारी, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूं। हालांकि अब अभी वो 9 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं इन सारी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेता हूं, और इस पे जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, जो भी इनसे जुड़े लोग होंगे। अरे चंद्रमोहन जी, इस पूरे मामले में गंभीर पड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने सारे साक्ष्य मिल गए हैं, पेपर लीक हुआ है, तमाम चीजें की विसंगतियां रही हैं, चाहे वो नंबरों के मार्किंग की बात हो, सब में विसंगतियां। इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए भाई, छात्रों को क्यों आंदोलन के लिए बातें कर रहे हो? मेरी तो एक ही मांग है ना, बाद में जांच करो, चाहे वो तेजस्वी यादव के निजी सचिव हो, या गोधरा के तमाम लोग हों, या झज्जर सेंटर के कुछ हों, झारखंड के हों, मेघालय के हों, सबको गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए, लेकिन पहले ये आंदोलन तो खत्म कीजिए, छात्रों को साथ तो न्याय हो जाए ना। मेरा तो ये कहना है ना, इसमें जांच करने की क्या हो सकता है? 4 जून से लेकर के आज हम बैठे हैं 22 जून को, 4 जून को ही संभवतः राजेश जी आया था ना परिणाम। 4 जून से लेकर 22 जून तक अभी मंथन चल रहा है। आप 18 जून को जो परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, वो 19 तारीख को सीबीआई को सौंप दे रहे हो, तो इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है भाई? ये संदेह इसीलिए तो हो रहा है, धर्मेंद्र जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, इनको आप सवाल खड़े करने का मौका दे रहे हो। जो कांग्रेस के अमित जी हैं, इनको सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने के लिए आप मौका दे रहे हो। नहीं नहीं संजय जी, ये तो शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनको आंदोलन उस समय भी करना चाहिए था जब राजस्थान में कितने सारे पेपर लीक हुए, कितने सारे वहां पे जो परीक्षार्थी थे सड़कों पे उतरे थे। चंद्रमोहन जी, कल इसके साइड इफेक्ट पे मैंने एक डिबेट रखी थी, उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ, अशोक गहलोत सरकार चली गई। आरओ का पेपर लीक हुआ, लोकसभा चुनाव में आपको परिणाम भुगतना पड़ा। इस तरह के तमाम नज़ीर देते हुए मैंने 1 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम ही किया था सिर्फ साइड इफेक्ट पे। इन आरोप प्रत्यारोपों से नहीं बच पाएंगे। धर्मेंद्र जी बताइए क्या बोल रहे हैं? देखिए 2-3 चीज़, नियत तो इनकी साफ इसी पर होती है कि इन्होंने 14 तारीख का डेट जो पहले से घोषित कर रखा था कि रिजल्ट देंगे, अचानक 4 तारीख को किन परिस्थितियों में रिजल्ट दिया। और चुनाव के जब सरकार का गठन हो रहा था, इसी बीच इन्होंने स्पेशल लो खोल करके और काउंसलिंग वगैरह शुरू करा दी। तो इनका मन तो ये था कि इसमें जो मैंने गड़बड़ियाँ किया है, जब तक लोगों का ध्यान चुनाव प्रक्रिया और नई सरकार के गठन तरफ रहेगा, तब तक मैं इसको ढक लूंगा और लोगों को जो है ज्वाइनिंग करा दूंगा। तो मन तो इनका उसी समय क्लियर हो गया। दूसरी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं
कि भाई देखिए 24 लाख जो बच्चे हैं, ये आप 48 डिग्री टेम्परेचर में आपका मन साफ होता, नीयत साफ होती, तो वो जो धूप में प्रदर्शन करने के लिए बैनर ले करके दर दर ठोकरे खाने के लिए, जब जो उनको उनके हाथों में कलम किताब होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, आगे के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उस समय वो सड़कों पर खड़ा हुआ है। आप देखिए 20 दिन होने जा रहा है, आप 15 दिन ज्यादा हो गया, आपको कोई उस पर संज्ञान ही नहीं लेना है। एक दिन के अंदर आपने परीक्षा आपने निरस्त कर दिया, और इसमें अगर मन साफ होता तो आप बच्चों को आश्वस्त करते कि आप घर जाइए, आगे तैयारी करिए, हम इस पर निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात, नीट में केवल यहीं तक समस्या नहीं है संजय जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 2013-14 के पहले नीट का 2 लेयर परीक्षा होती थी। स्टेट्स कराते, जैसे CPMT होता था उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम स्टेट्स, चूंकि तमाम स्टेट्स की स्थिति जो है, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, केरला बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, तमाम राज्यों में शैक्षिक स्तर अलग अलग बोर्ड होने के नाते, अलग अलग परीक्षा पैटर्न होने के नाते, बच्चों को अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीजें और अलग अलग उनका मानसिक शैक्षिक स्तर बना हुआ है। तो जब स्टेट परीक्षा कराता था तो उनका कंपटीशन अपने स्टेट में के बच्चों के मानसिक लेवल जो होता था उनके बीच में होता था। दूसरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग चाहते थे, उनको 2 ऑप्शन मिल जाता था। एक जो है नेशनल लेवल के ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी भाग लेते थे, तो 2 जगह से ऑप्शन मिल जाने से दोनों जगह कंप्लीट करते थे, और 85% स्टेट का और 15% जो प्री मेडिकल का ऑल इंडिया प्री मेडिकल के बच्चे होते थे हर स्टेट में आ जाते थे, 2-3-4 राज्यों को छोड़ करके। तो उनके बीच में एक तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो पाती थी कि एक अपने स्टेट का जो शैक्षिक वातावरण है उसके उन बच्चों के बीच में कंपटीशन हो गया, और दूसरा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, अलग बोर्डों से पढ़े, तो वो आप जो है ऑल इंडिया भी कंप्लीट कर लिए। तो एक तो कोई किसी कारण से अगर परीक्षा खराब हुई तो 2 परीक्षा हो जाने से उसकी प्रायिकता अच्छी हो जाती है। हाँ, विकल्प होता था। वो ज्यादा बेहतर परीक्षा प्रणाली थी अपेक्षाकृत इस तरह के। 2-2 ऑप्शन मिल जाता था। आपने NTA को दे दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि जहां पर सुविधाएं कम है, जहां शैक्षिक स्तर अलग वातावरण का है, तो कंपटीशन उनके बीच में हो तो वो बच्चों के साथ ज्यादा अच्छा न्याय होगा। दूसरी बात, NTA जैसी परीक्षा, लगातार परीक्षाएं लीक करा रही, NTA जैसी एजेंसी, तो उस पर आपका मन, आज 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई और उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह 41 परीक्षाएं लीक हो गई। अगर आपका मन साफ होता, स्वस्थ वातावरण होता, तो एक परीक्षाएं न लीक होती, नया कानून लाने की जरूरत न पड़ती। और चंद्रमोहन चौबे जी बता रहे थे 2017 के बाद नकल विहीन, माफिया विहीन। अरे प्रधानमंत्री जी जा करके किसी एक बड़े नेता के, आपके भारतीय जनता पार्टी के मंच से उन्होंने कहा कि नकल माफिया यही है, कहा कि नहीं? आप उठ देख लीजिए। दूसरी, क्या आप कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता जी, जो आपके ही सरकार मुख्यमंत्री रहे, क्या वो नकल माफियों से मिले हुए थे? क्या वो नकल कराते थे? अरे 17 से लेकर के इधर के बीच आप जो 41 परीक्षाएं लीक हुई, 1 दर्जन से अधिक आपकी स्टेट की परीक्षाएं लीक हुई, मैंने अभी आपको दिन तारीख सहित बताया, उस पर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्या वो योगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, या जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या नया कानून केवल ला देने भर से ये परीक्षाएं सुचारूपूर्ण हो जाएंगी? ये तो केवल मूर्ख बनाने वाली बात है। आप समस्याओं से भाग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात आप चंद्रमोहन जी कह रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी का पहला बयान देख लीजिए, उन्होंने किस तरह से इसको बैक करने का प्रयास किया। इसको आप सामने आकर के ये कह रहे थे, उनका पहला बयान संजय जी ये आया कि इसमें कोई लीकेज नहीं हुआ, 1-2 जगह का मामला हम ठीक करेंगे, 1-2 जगह जांच करा। ऐसा था कि देखिए वो मानना पड़ेगा ना भाई, 5 मई को जब एग्जाम हुआ, 4 जून तक परीक्षा परिणाम आया, तब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई नहीं, मेरा ये कहना नहीं था, बिना जांच के, क्योंकि उनका मंत्रालय भी तय नहीं था। संजय जी बिल्कुल सहमत है, लेकिन बिना जांच के देश के शिक्षा मंत्री को इस तरह कहना कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये गंभीर बात है। बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि उस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन जब मैंने जानकारियां ली तो गड़बड़ियां सामने आई। राजेश जी, गड़बड़ी जान रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एफिडेविट देते कि मैं परीक्षा निरस्त कर रहा हूं? ठीक है राजेश जी, भाई ये जो योगी सरकार का शासनादेश है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि यूपीएससी पैटर्न पर जो चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इस पर नियत साफ करके और सख्ती से पालन कर दिया जाएगा तो शायद आने वाले दिनों में जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। मसलन मैं बात कर लूँ, परीक्षा के 5 घंटे पहले ये तय हो पाएगा कि कौन सा पेपर आज के एग्ज़ाम में, कौन सा पेपर सेट आज के एग्ज़ाम में जाएगा। दूसरा ये कि कोषागार यानी ट्रेजरी जहाँ पर ये छपने के बाद पेपर रखा जाता है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में ही सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कोई ऐसा नहीं होगा, और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी जब ट्रेजरी से पेपर निकलेगा और सेंटर तक पहुँचेगा। बड़े आराम से जो अधिकारी होंगे वो अनुमान लगा लेंगे कि भाई इतने देर का रास्ता है और उसमें कोई गड़बड़ी होने की आशंका नहीं, अगर नियत साफ हो तो। दूसरा एक और चीज़ है, परीक्षा केंद्र जो सबसे बड़े गड़बड़ी का सेंटर होता है, केंद्र होता है,
उसके लिए 6 सदस्यीय समिति गठित होगी जिसमें जिलाधिकारी होंगे, एसएसपी, एसपी होंगे। इसके अलावा वहाँ के शिक्षा अधिकारी और तमाम जो नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे वो होंगे। तो ये व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर जब मैं पढ़ रहा था तो हमें लग रहा था कि एक सूचिता के साथ किसी भी परीक्षा को कराने के लिए सख्त कानून तो है, लेकिन बार बार सवाल मेरा यहीं आके अटक जाता है ना कि क्या सरकार की नीयत साफ होती है, या जो नकल माफिया जिस तरह से नेक्सस बना करके पूरे देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या उसे भेद पाएगी सरकार? देखिए, सरकार की मंशा तो साफ है। जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपनी नीति दी है परीक्षा को लेकर, जिस तरीके के प्रावधान दिए हैं, निसंदेह नकल के खिलाफ है। हाँ। और नकल विरोधी परीक्षा हो। अब आने वाले समय में तो देखना ये होगा कि सिस्टम क्या कहता है, क्योंकि सरकार और सिस्टम के बीच की जो कड़ी है वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए परिपूर्ण होता है। सरकार की मंशा सही है, सरकार ने एक नीति बनाई, उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी सिस्टम की होती है। और सिस्टम को भेदने के लिए नकल माफिया, सो कॉल्ड नकल माफिया, जो उत्तर प्रदेश में काफी हावी है। निसंदेह अगर आप शिक्षा प्रणाली को अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में सरकार का काम, जो मुख्य काम है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसी के लिए सरकार का गठन होना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है। कानून आप कुछ भी बना दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर है या शिक्षक भर्ती का जो स्तर रहा है, तमाम टीवी चैनलों पे और तमाम जगहों पे हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग के दौरान देखे हैं कि शिक्षकों की जो समान ज्ञान की जो पात्रता है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर राजेश जी, मुझको याद है कि मैं एक निजी चैनल में जब था ब्यूरो चीफ, तो मैंने पड़ताल की थी एजुकेशन को लेकर के। तो कई शिक्षकों के पास हम जाते थे, ऑन स्पॉट जाते थे, और आप उसको अगर यूट्यूब में देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एक महाशय से मैंने पूछा था कि वंदे मातरम किसने लिखा, वो बताए थे कानपुर के समथिंग फलनवा जी, पार्षद जी है ना, ये पार्षद जी का नाम मुझको याद नहीं आ रहा है। तो वाकई सरकारी स्तर में जो शिक्षकों की भर्ती होती है, निश्चित तौर पे आगे आप कंटिन्यू करें, इसके आगे तो शिक्षा का स्तर हमें सुधारना होगा। आज शिक्षा के स्तर का ये स्तर है कि अगर निजी विद्यालय या निजी कॉलेज या निजी शिक्षण संस्थान, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, ना हो तो पूरा प्रदेश चरमरा जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले शिक्षा का स्तर सुधारना के पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से। स्कूलों की दशा धीरे धीरे सुधर तो रही है, पर अभी उसमें युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, जो सरकार को प्रायोरिटी में करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही विकास है जी। अगर शिक्षा पे विकास के लिए सरकार है, जैसे सबका विकास साथ सबका विकास सरकार, मौजूदा सरकार का नारा है, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षा का विकास हो। अरे राजेश जी, शिक्षा पे आप डिरेल्ड हो रहे हैं मुद्दे से। अगर शिक्षित होकर के ये बच्चे जो 24 लाख सड़कों पे उतरेंगे और ये तस्वीर देखने को जो हम दिखा रहे हैं, ये हालात होंगे, पहले तो उसको भी समझना होगा ना। शिक्षित तो होंगे ही छात्र, शिक्षा तो बुनियादी चीज़ है ही किसी भी समाज और राष्ट्र और देश का। बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये कानून से पहले तो इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए कि ये जो छात्र सड़क पे उतरे हैं, कानून बना देने से, कानून तो हिंदुस्तान में आईपीसी में कई हजार कानून है, और वो कानून तो तोड़ने के बाद की चीज है। अभी जो मौजूदा समस्या है कि जो छात्र आंदोलित हैं उनको कैसे शांत किया जाए, उनको कैसे परीक्षा की ओर अग्रसरित किया जाए। निर्णय लेने में 18 से 20 दिन का समय, ये इस पे तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों हम कोर्ट के भरोसे, मैं पिछले डिबेट में भी इस बात को कहा था कि हम अदालत के भरोसे क्यों बैठे हैं कि अदालत जो निर्णय करेगा। अरे आप अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से हलफनामा दीजिए, इन छात्रों के फ्यूचर के लिए सोचिए कि आपको करना क्या है। दूसरा सवाल, एक सबसे बड़ी चीज आती है कि इतनी बड़ी संस्था एनटीए, अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री या अन्य किसी भी मंत्रालय ने एनटीए पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया और ना ही कोई कार्रवाई की। उनको भी कार्रवाई के जद में लेना चाहिए क्या ये। और तीसरा सवाल कि ये जो कानून बने हैं, क्या ये मौजूदा जो एफआईआर दर्ज हुई हैं इन पे लागू होगा या नहीं होगा।
ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिस आंदोलन से ये कानून पनपा है या जिसकी उपज हुई है, इस कानून का प्रावधान अगले साल से लागू होगा या इस मुकदमे में जो लिखे गए हैं इन पे लागू होगा कि नहीं होगा? ठीक। सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले ये होनी चाहिए कि किस तरीके से नीट के छात्रों को राहत दी जाए, इस पे सरकार पहल करे, चाहे वो किसी भी सूरत में किसी भी छात्र का भविष्य न खराब हो। या यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना कि आखिर कौन से ऐसे तर्क रखे जा रहे हैं अदालत में कि वहाँ से भी मामला साफ तौर पर निकल करके आ रहा है कि ये परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी। हाँ अमित जी, भाई चंद्रमोहन जी को आप सुन रहे थे, सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, वो युवाओं के साथ हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का भी कुछ एक्स पर पोस्ट निश्चित तौर पर आना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम लोग उनको अगर अभिभावक मानते हैं देश का, तो ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, जिनका भविष्य अधर में है, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का भी बयान आना चाहिए था। जी अमित। देखिए संजय जी, बिल्कुल यकीनन यह बात हम कह सकते हैं कि आना चाहिए था, और हमें पता है कि आप सत्ता में हैं तो आप ही सब चीजों का निराकरण करेंगे, जितनी भी चीजें आपके समझ होंगी। बात रही कि अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि नकल माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो पेपर जो लीक कराने वाले हैं ये स्वर्ग से आए हैं क्या? ये आपके कार्यालय में बैठे हैं क्या? या आपके सचिवालय में बैठे हैं क्या? इनको शरण दे रखी है आपने क्या? संजय जी, इस भ्रष्ट सरकार की यह खूबी हो गई है कि जो जितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी होगा उसको उतने मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया है 2022-23 के उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर की भर्ती घोटाला का तत्कालीन वहां के जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे आर.के. विश्वकर्मा जी, और उन पर चार्ज लगे, लेकिन इस सरकार ने उन चार्जों को नकार दिया और उनको डीजीपी बनाया। तो जो जितना अधिक भ्रष्टाचार करेगा वो उतनी बड़ाई मलाईदार पोस्ट पाएगा। तो हम तो इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि इस सरकार ने संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं। इनको नहीं फर्क पड़ता कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जब महानगरों में रहता है 10 बाई 10 के कमरे में, तो संजय जी एवरेज खर्च 10,000 रुपए आता है जी, लेकिन इन्हें फर्क तक नहीं पड़ता, क्योंकि ये कभी नहीं रहे, क्योंकि इनके बच्चे इन परिस्थितियों में नहीं पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन जब आम नागरिकों के बच्चों की बात आएगी तो उनकी जिंदगियों के साथ ये सौदा करेंगे। यही इनका चाल है, यही इनका चरित्र है, यही काम ये करते आए हैं। क्योंकि आप बता दीजिए कि अगर आप देश के इतने यशस्वी व्यक्ति हैं और आपको देश प्रधानमंत्री स्वीकार करता है और आप हर जगह अपना मन की बात हर संडे सुनाने आ जाते हैं, हर संडे मन की बात, अरे तो कभी बच्चों के भी तो दिल की बात सुनिए साहब। क्या सुनाने के लिए हैं? आपके पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने की कोई भी क्षमता नहीं है। आप सिर्फ फेंक सकते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, उन्होंने कहा कि हम देश के हर उस युवा के साथ हैं, हर उस अभ्यर्थी के साथ हैं जो इस दंश से जूझ रहा है जी। हम सड़क से लेकर के सदन तक, आप देखिएगा इस बार सदन कल 23 तारीख है ना, कल से सदन स्टार्ट होगा। 24 इस बार आप देखिएगा, हाँ 24 से स्टार्ट होगा। आप देखिएगा इस बार कि सदन में किस प्रकार से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो युवाओं के मुद्दों को लेकर के उठाएंगे। और हम युवा साथियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेगी और इस दंभी और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ मुंहतोड़ तरीके से जवाब देगी। निश्चित तौर पर हम लोग भी जब परीक्षा की तैयारी करते थे, हम और राजेश जी भी, दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक छोटे से कमरे में जब पैसा नहीं होता था तो किराया कैसे दिया जाएगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग भी आते हैं। संजय जी 4 साल तक हम लोगों ने भी तैयारियां की हैं और उस दंश को जानते हैं अमित जी। निश्चित तौर पर इसीलिए मैं इस मुद्दे को हल्के में नहीं छोड़ रहा हूँ। संजय जी मैं बस 1 मिनट लूंगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है, दिल्ली का आपने जिक्र कहा, तो हम सब उन्हीं परिदृश्यों से निकले हुए लोग हैं और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है चौमास का 4 महीना, जिसमें अगर किसान परिवार से कोई बच्चा आता है तो आप जानते हैं किसान के पास जो बरसात का समय होता है उसमें आय का उसका कोई स्रोत नहीं होता है। जी। तो जब बच्चे को पैसा देना होता है तो माँ अपने जो जेवर है वो गिरवी रख देती है सुनार के पास और तब पिता से कहती है कि पैसा डालिए जाकर के। ये दम्भी सरकार के लोग क्या जाने
10 चलिए, बाई ठीक 10 है। के कमरे में रहने वाले बच्चों का ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अब आखिरी राउंड चूँकि वक्त लगता है कि समाप्त होने वाला है। अमित, ये बता दीजिए कि ये जो दोनों कानून आए हैं, चाहे केंद्र और प्रदेश सरकार के, उस पर कितना यकीन है? 30-30 सेकंड में बस जवाब चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल कानूनों पर हमारा देश जी, करेंगे, उनकी अगर मनसा होगी चार्जशीट फाइल करेंगे, उनकी अगर मनसा फाइल करेंगे तभी तो न्यायालय न्याय देंगे। न्याय के लिए तो एटलीस्ट हमको न्यायालय में जाना पड़ेगा, और जिस प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है हम और आप सब जानते जी। हैं कि सरकारें किस प्रकार से दबाती हैं। आप बताइए, जो 10 साल से बच्चों के मैंने खिलाफ 30 सेकंड का 40 समय पेपर में सिर्फ नए कानून पर दिया था, क्योंकि वक्त अब समाप्त हो रहा है। 30-30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड में बताइए कि ये जो कानून है उस पर कितना आपको विश्वास है, कितना भरोसा है? नहीं, हमें कानूनों पर, देश के हर कानून पर भरोसा है, लेकिन हमें सरकार पर भरोसा नहीं है कि यह सरकार बच्चों के साथ न्याय कर पाएगी। अगर है। बच्चों के साथ न्याय कर पाती है तो तुरंत जारी करे कि नीट परीक्षा कैंसिल करे। ठीक है, धर्मेंद्र जी। देखिए संजय जी, पहली बात तो ये सरकार अभी तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाएं होती है उसका अपना पेपर छपाई का एक सेंटर नहीं खोल पाई है। ये बाहर के भाजपा शासित राज्य से मंगवाते हैं। लीकेज की तमाम संभावना अभी आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र के भी कानून भरोसा नहीं है। 4 लेयर कोई सिक्योरिटी का कानून ला रहे हैं। अब उस 4 लेयर में सेंटर में रखा जाए, यहाँ जितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी ज्यादा लीकेज संभावना होगी। नंबर 1। नंबर 2, 5 सेट आप कह रहे हैं। अगर किसी को स्वच्छता को प्रभावित करना होगा तो जैसे एक सेट लीक हो रहा हो, 5 सेट का 5 के 5 बच्चों को तैयार करें, जहां उनको बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। अभी अमित जी किस तरह कह रहे थे कि बच्चे वहां किन परिस्थितियों में पढ़ते थे। बस मैं 15 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, किसान की जो फसल 6-6 महीने की रबी और खरीफ की होती है, उस बीच में बच्चों को जो खर्चा देना होता है, कई परिवारों में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवारों में गाय और भैंस पाल करके उनका दूध भी 1 लीटर आधा लीटर अपने घर खाने के लिए, बाकी लीटर 2 लीटर बेच करके, और महीने की जैसे 30 तारीख आती है दूधिया के यहाँ दबाव बनाते हैं कि दे दो भैया बच्चे को वहाँ कोटा, यहाँ वहाँ जहाँ पढ़ने भेजे हैं उनको कमरे का भाड़ा देना है, उनको वहाँ खाने की व्यवस्था करानी है। इन गंभीर परिस्थितियों में 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद सरकार के पास समय नहीं है कि जो है वो पेपर निरस्त करे या सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट लगाए। अब उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इस परीक्षा में इन्वॉल्व ऊपर तक लोग हैं, उसको दबाना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, समय चला गया। 30 सेकंड में कंक्लूजन जी कि ये जो 2 कानून आए हैं उसको लेकर के आपको कितना विश्वास है? देखिए, कानून किसी चीज का समाधान नहीं है, नियत होनी चाहिए। हाँ। और नियत इस सरकार की साफ नहीं है, इसलिए जो है ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। जी, सम्राट जी, आपको क्या उम्मीदें हैं जो 2 कानून आए हैं? देखिए, जो युवा विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का मैं सम्मान करते हुए, राष्ट्रीय लोकदल सम्मान करते हुए, इनके मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं के पीछे खड़े होकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, आप देखिएगा आने वाले समय में जितने भी विलुप्त हैं इस पर्चा लीक में, इन सब पर कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी 7 पुश्तें आने वाले समय में जो है पेपर लीक से दूर होंगी। आप देखिएगा। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी। जी संजय जी, निश्चित तौर पे आप आश्वस्त रहिए और देश के लोग भी आश्वस्त रहे, सारे परीक्षार्थी आश्वस्त रहे, उनके अभिभावक आश्वस्त रहे, क्योंकि उनके दर्द को, उनके दुख को हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति समझते हैं, क्योंकि उन्होंने चांदी का चम्मच लेकर घर वाले ऐसे घर में पैदा नहीं हुए हैं, वो गरीब घर में हुए हैं, वो माध्यमिक परिवार में हुए हैं, तो वो भली भांति इनका दर्द समझते हैं और उस दर्द का निवारण भी वो भली भांति समझते हैं। और आप निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए कि आने वाले समय में जो ये कानून बना है वो बिल्कुल सही नियत से बना है और लोगों के समाधान के लिए बना है। चंद्रमोहन जी, अब सवाल जवाब नहीं, सवाल जवाब नहीं, बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री जी जो संवेदनशील है, इनकी बात सुनने के लिए बच्चे इस तरह धूप में कितने महीने का और खड़े रहेंगे, तब वो सुनेंगे, तब उनके मुंह से जबान निकलेगी। नहीं, अब डिबेट नहीं। राजेश जी, निसंदेह देश की संसद ने यह कानून बनाया है, तो ये प्रभावी कानून होगा। आने वाले समय में ये नजीर साबित होगा, और देश के लिए कोई भी कानून अगर बना है तो उसको सभी दलों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये संसद से पारित हुआ है।
धर्मेंद्र सिंह जी जैसा कह रहे हैं तो इनकी राज्य की सब सरकार नहीं, की तो अपनी राय। खुली किताब की सुविधा दे दी गई थी। नहीं, तो खुली किताब नहीं। वैसा- देखिए, समाजवादी डिबेट में पार्टी नहीं, सरलीकरण डिबेट में का नहीं। आह्वान भी नहीं होना जैसे चाहिए। संजय जी सिपाही की डिबेट भर्ती में थी, नहीं, तो डिबेट उसमें में नहीं। ज्यादा परीक्षा के बजाय चलिए प्रयास ये रहता चलिए, था- आप लोगों ने अपना वक्त जाया कर दिया। आपको कंक्लूजन देना था कि ये इस कानून से क्या कुछ हासिल होगा आने वाले भविष्य में। फिलहाल सारे मेहमानों का दो बहुत बहुत लाइनें बहुत बहुत मेरी जो- शुक्रिया जी। राजेश जी जल्दी कि जल्दी। परीक्षा ने कईयों की परीक्षा ले ली है। अभी से पांव के छाले न देखे छात्र, अभी भी और परीक्षा देनी होगी उन्हें। तो इसलिए अभी तो परीक्षा की शुरुआत है, हौसला बुलंद रखें, यही मेरी लेकिन सवाल तो यही है ना राजेश जी कि बच्चे हौसला बुलंद रखें तो कैसे रखें। फिलहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त यहीं तक इजाज़त देता है। निश्चित तौर पर छात्र तो संयम रखते हैं, लेकिन जब मेहनत होती है और उसका परिणाम अगर इस तरह से हो, पेपर लीक और तमाम घटनाओं के इर्द गिर्द मंडराने लगता है, तो छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं। हालांकि 2 कानून आया है, एक केंद्र सरकार की ओर से, एक प्रदेश सरकार की ओर से। उम्मीद हम यही करके चलें कि संभवतः ऐसे कानूनों से नकल माफियाओं पर नकेल कसा जा सके, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में न पड़े। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल।
जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। हॉलीवुड से लेकर